हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो समानुपात होगा और सतत अनुपात होगा। इसी सतत अनुपात को वितत अनुपात भी कहा जाता है। आज इन्हीं दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे और देखेंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियो को खोलते ज़रूर हैं, देखना शुरू करते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का आनंद तभी आपको आएगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ सीखा। यहाँ पर मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ कि जो 2 लाइन में बोलूँगा और उतने में आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं, बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को खोला करिए तो पूरा देखा करिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करिए। दोस्तों, हम लोग बहुत मेहनत करके एक वीडियो, पूरा दिन लग जाता है एक वीडियो तैयार करने में, और जब उसको हम लोग YouTube पर अपलोड कर देते हैं तो रिज़ल्ट ये मिलता है कि किसी ने लाइक किया, किसी ने लाइक नहीं किया, किसी ने पूरा देखा तो किसी ने 2-4 सेकंड ही देखा। तो ऐसा मत किया करिए, इससे हम लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है ना। वीडियो रैंक नहीं कर पाती है, आगे बढ़ ही नहीं पाती है। आप लोग 4 सेकंड देखकर चले जाते हो, लेकिन हम लोगों के जो ऑडियंस होते हैं उनके पास ये वीडियो फॉरवर्ड नहीं करता है यूट्यूब। इसलिए इसको पूरा देखा करिए। चलिए, ये देखिए हमारा समानुपात है और ये सतत अनुपात, यानी इसी को वितत अनुपात भी कहा जाता है। आपको पूरा समझ में आएगा, है ना। शायद इस नाम को आपने सुना ही नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम में जब पूछ लेगा कि इसका सतत अनुपात में कितने पद होते हैं, तो आप क्या करोगे। मान लो एग्ज़ाम में पूछ लिया कि सतत अनुपात में कुल कितने पद होते हैं, तो कितने पद बताओगे आप। तो इसलिए जब पढ़ाया जा रहा है, मैं जानता हूँ आप लोग पढ़े हैं, अच्छे हैं, पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ नए कंटेंट को ले करके इसमें जोड़ करके पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप पूरा वीडियो को देखा करिए। देखिए, ये समानुपात क्या होता है। जब 2 अनुपात इक्वल होते हैं, 2 अनुपात जब इक्वल होते हैं तो उसको समानुपात कहा जाता है। यानी समानुपात होने के लिए 2 अनुपात का इक्वल होना ज़रूरी है, यानी बराबर होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ 2 अनुपात का इक्वल होना ज़रूरी है। साथ ही साथ जब 2 अनुपात रहेंगे, देखिए एक अनुपात मान लेते हैं, 2 अनुपात A अनुपात B ले लिया, ये एक अनुपात हो गया। फिर क्या ले लिया, C अनुपात D ले लिया, तो ये एक अनुपात और ये दूसरा अनुपात। जब ये दोनों अनुपात बराबर होंगे, है ना, जब ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात जब बराबर होगा तो इसी को समानुपात कहा जाता है। इस बराबर की जगह पर समानुपात का निशान लगा सकते हैं। अतः A अनुपात B, इसकी जगह पर, बराबर की जगह पर समानुपात का निशान लगाएंगे, ऐसे C अनुपात D। अब ये 2 अनुपात जब इक्वल होते हैं तो वहाँ पर समानुपात होता है, ये तो ठीक है। लेकिन जो समानुपात होता है इसमें 4 पद होते हैं। ये A पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। और समानुपात में जो चौथा पद होता है इसको चतुर्था समानुपाती कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चतुर्था समानुपाती कहते हैं। अब ये चौथा समानुपाती हो गया। और एक यहाँ पर एक ख़ास चीज़ ये जानते रहिए कि ये जो समानुपात होता है इसके मध्य पद का गुणनफल, इसके मध्य पद का गुणनफल किसके बराबर होता है, इस बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उतनी बात अगर आप नोट कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई फेल नहीं कर सकता। यानी हम कहना ये चाहते हैं कि जितनी सारी बातें हैं, सारी बातों को मैं बताता हूँ। बस यही है कि मैं 4-6 लाइन लिख करके उस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। लेकिन आप अगर हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक करके जो मैंने बोला है उस लाइन को पूरा लिख भी सकते हैं।
तो इतना जानते रहिए, समानुपात में दो अनुपात जब बराबर होते हैं तो उन्हीं बराबर के स्थान पर समानुपात का निशान लगता है और उसी को कहा जाता है समानुपात। समानुपात में 4 पद होते हैं, 4 पद होते हैं और इनका पहला पद, ये पहले पद को A से, दूसरे पद को B से, तीसरे पद को C से और चौथे पद को D से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो पहला पद और चौथा पद होता है, पहले और चौथे पद को बाह्य पद भी कहा जाता है। पहले और चौथे पद को बाह्य पद कहा जाता है और बीच के दोनों पद यानी B और C को मध्य पद कहते हैं, है ना, मध्य पद कहते हैं। और बाहर वालों को बाह्य पद कहा जाता है, यानी A और D को, इनको बाह्य पद कहते हैं। अब बाह्य पद और मध्य पद को लेकर एक सूत्र बनता है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। अतः मध्य पद का गुणनफल यानी मध्य पद में आपका द्वितीय पद और तीसरा पद होता है, तो हम ये कह सकते हैं द्वितीय पद गुणे तृतीय पद बराबर प्रथम पद गुणे चतुर्थ पद। अब इनका तो संकेत होता है ना, पहले पद को A कहा जाता है तो हम कह सकते हैं, देखिए पहले पद को A, दूसरे पद को B और इसे C और चौथे पद को D कहते हैं। तो द्वितीय पद यानी B और तृतीय पद यानी C, तो B इंटू C इक्वल टू प्रथम पद एवं अंतिम पद यानी चौथा पद, तो AD। तो BC इक्वल टू AD होता है। इस फार्मूले को भी आप याद रखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। अब इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप सॉल्व आउट कर लोगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि 3:8, उसके बाद समानुपात का निशान लगा दे और ये कहे 12:x, है ना। 3:, यदि 3:8 समानुपात 12:x हो तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। अब यहाँ पर x का मान बताना है तो अभी हमने बताया मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अतः बाहरी पद आपका 3 है, x है, यानी हम कह सकते हैं 3x बराबर मध्य पदों का गुणनफल यानी 8 गुणे 12, है ना, 8 गुणे 12। अब ये 3 यहाँ पर x के साथ गुणा कर रहा है, यहाँ से हटाएंगे तो बटे 3 हो जाएगा। 3 × 9 3, 3 चौक के 12, 8 चौक 32। x बराबर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 32। अब इसी को दूसरे भाषा में कैसे पूछ सकता है, इसको मान लीजिए हम यहाँ पर संख्या यही नहीं रखेंगे, दूसरी संख्या ले लेते हैं। ऐसे कहें 5, 16 और 25 का चतुर्थानुपात क्या होगा। चतुर्थानुपात बताओ, है ना। अब इसका चौथा अनुपात बताना है तो ये पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात, पहले अनुपात को A से, मतलब पहले पद को A से, दूसरे पद को B से, तीसरे पद को C से और चौथा पद आपका पूछा ही है यानी D वाला आपको ज्ञात करना है। तो आपका ये क्या होगा, 5:16 समान अनुपात 25:25
यक्स चतुर्थानुपात को हम डी रख लें या यक्स रख लें, कुछ भी रखें। अब ये मध्य पदों का गुणनफल बराबर हो किसके होगा, बाह्य पदों के गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल कर लीजिए, 5 गुणे डी हो जाएगा, यानी 5 डी हो जाएगा बराबर 5 डी बराबर 16 गुणे 5, 16 गुणे 25 ये रख लिया। अब यहाँ से 5 हटेगा तो बटे में 5 आ जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा ना। अब ये 5 पचे 16 पच्चे, अब इनका गुणा कर लीजिए, है ना। 16 पच्चे 80 हो जाएगा, यानी डी की वैल्यू कितनी, यानी चतुर्थानुपात कितना आया, 80 आया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको तैयार रखिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। मैं तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे अगर ये कहे कि यक्स प्लस 5 अनुपाते 6 समानुपाते 2x माइनस 2 और अनुपात में रख दे 4 रख दे, और इसको अगर एग्ज़ाम में पूछे तो कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर ये समानुपात है ना, समानुपात में मध्य पदों का गुणनफल, ये मध्य पद हैं इनका गुणनफल, ये बाह्य पद हैं इनके गुणनफल के बराबर होता है ना। ये समानुपात का ही है, सतततानुपात का नहीं है ना। तो इनका गुणनफल कितना होगा, तो गुणा कर लीजिए, यानी 6 का 2x माइनस 2 से गुणा होगा, 6 दूना 12x, ये कितना होगा 12x, और 6 दूना माइनस 12 बराबर। अब देखिए बाह्य पदों का गुणनफल यानी 4 और x प्लस 5 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4x, है ना, और 4 पच्चे प्लस 20 हो जाएगा ना। अब ये माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, और ये प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा। तो ये प्लस 4x को इधर लाए तो माइनस 4x होगा, तो 12 से 4x निकल जाएगा, यानी 12x से 4x निकल जाएगा, तो बचेगा कितना 8x, और माइनस 12 उधर जाएगा 20 के पास, तो 20 में जुड़ जाएगा, 20 12 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 8 ही करना 8 8 चौक के 32, x बराबर कितना होगा 4 होगा। तो इस समीकरण में आपका x का मान पूछा था, तो x का मान क्या आएगा 4 आएगा। और जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को ज़्यादातर पूछा जाता है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको शॉर्ट चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट। ये 32, इस पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आया था 32, है ना। और आपको फार्मूला भी नहीं रटना पड़ेगा और आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, समानुपात का निशान है, यानी ये बराबर का निशान है। समानुपात का निशान है, इसका मतलब यहाँ पर क्या था, बराबर का निशान था ना। तो ये दूसरा वाला अनुपात है, ये इतना पहला वाला अनुपात है। पहले वाले अनुपात का पहला पद 3 है और दूसरे वाले अनुपात का पहला पद क्या है 12 है। तो 3 और 12 में संबंध कैसा है, 3 का ये कितना गुना है 4 गुना है, 3 का ये कितना गुना 4 गुना, तो 3 चौक के 12 हो गया। जब ये 3 का 4 गुना है, 3 चौक के 12 हो रहा है, तो ये 8 का 4 गुना कर देंगे, 8 चौक के यहाँ पर क्या होना चाहिए 32, वही तो उत्तर आया था आपका। अब यहाँ पर देखें, ये आपका 5, 16 और 25 का चतुर्थानुपात ज्ञात करना था। तो यहाँ 5 था, यहाँ 16 था, समान अनुपात यहाँ पर था, और ये क्या था 25 था, यहाँ पर चतुर्थानुपात ज्ञात करना था। तो ये 5 का कितना गुना था, 5 का ये पहला पद, और यहाँ समानुपात के बाद ये पहला पद है, तो 5 का ये कितना गुना 5 गुना, तो 16 का 5 गुना, 16 का 5 गुना, 16 पच्चे 80 आएगा, वही तो यहाँ पर आया था। तो कहने का मतलब है कि इतना दिया है तो आपको इसका पहला पद और इसका पहला पद में संबंध देख करके कितना गुना है ये देख करके आप आसान ढंग से इसको भी लगा सकते हो। अब देखते हैं हम सततता अनुपात, इसी को विततता अनुपात भी कहा जाता है। ये क्या होता है,
तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये देखा समानुपात में हमने देखा कि 4 पद होते थे, है ना। यहाँ पर हमने देखा था 4 पद होते थे। पहले पद को ए कहा जाता था, दूसरे पद को बी कहा जाता था, तीसरे पद को सी और चौथे पद को डी कहा जाता था। क्वेश्चन को मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है इनको मिटा दे रहे हैं। ये ए अनुपाते बी समान अनुपाते सी अनुपाते डी था। तो इसमें 4 पद हुआ करते थे, लेकिन सततानुपात में 3 पद ही होंगे। 3 पद ही होंगे। वो तीनों पद क्या हैं? ए, बी और सी। ए, बी और सी, है ना। ये 3 पद होंगे। अब इन 3 पदों में ए और बी का जो अनुपात होगा ना, ए और बी का जो अनुपात होगा, बी और सी का भी वही अनुपात होगा। यानी हम कह सकते हैं सततता अनुपात में 3 पद होते हैं। उन तीनों पदों का नाम ए, बी और सी है। यदि ए और बी का जो अनुपात है, बी और सी का भी वही अनुपात होगा। यानी एक पद इसमें कॉमन होता है। बी ए अनुपाते बी में भी रहेगा, ए अनुपाते बी में भी रहेगा, और ये बी अनुपाते सी में भी रहेगा, और ये दोनों इक्वल होंगे। और जब इक्वल होंगे तो इस इक्वल की जगह पर क्या लगेगा? समानुपात का निशान लगेगा। तो ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी होगा। अब सततानुपात में जो 3 पद होते हैं, उसमें जो 3 पद हैं, तो ये तीसरा पद तृतीय पद कहलाता है। जबकि यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली थी, तो अंतिम वाला पद चतुर्था समानुपाती कहलाता था, जबकि इसमें तृतीय समानुपाती कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये ए प्रथम पद है और ये बी द्वितीय पद है, और यही पद तो यहाँ भी है ना, यही बी यहाँ भी है। तो जैसे ये बी यहाँ पर है तो इसका नाम भी है, यहाँ पर चला जाएगा तो कुछ दूसरा नाम थोड़ा हो जाएगा। आप घर पर रहते हो तो आपका जो नाम है इलाहाबाद जाने पर वो नाम बदल नहीं जाता है। तो वो व्यक्ति जो यहाँ है, बी यहाँ है और यहाँ भी है, तो दोनों जगह ये द्वितीय अनुपात कहलाएगा, द्वितीय समानुपात कहलाएगा, और ये तृतीय कहलाएगा। जब तृतीय समानुपात पूछे तो इसका मतलब है कि इसमें 3 पद हैं, और 3 पद हैं तो मध्य वाला पद क्या होता है? इक्वल होता है। दोनों जगह क्या होता है? बराबर होता है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। मध्य पदों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? बाह्य पदों का गुणनफल होता है। तो आपको यहाँ पर एक नई चीज़ सीखने को ये मिली कि समानुपात में 4 पद होते हैं, जबकि सततानुपात में 3 पद होते हैं। और समानुपात का अंतिम पद चतुर्था समानुपाती कहलाता है, जबकि सततानुपात का अंतिम पद तृतीय समानुपाती कहलाता है। जब चतुर्था समानुपात पूछे तो 4 पद रहेंगे। जब तृतीय समानुपात पूछे, इसका मतलब मध्य वाला पद क्या होगा? इक्वल रहेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो बहुत ही आसान ढंग से ये क्वेश्चन लगेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ से सततानुपात से आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन 16 और 9 का मध्यानुपात बताओ। मध्यानुपात बताओ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 16 और 9 ये दो पद हुए ना। जब 2 पद हुआ तो ये 16 एक पद हुआ, 9 दूसरा पद हुआ। जो पूछ रहा है वो तीसरा पद होगा। और जब 3 पद रहेगा तो वो क्या होगा? सततानुपात होगा। और सततानुपात में मध्य वाला मान क्या होता है? इक्वल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका मध्य पद बताना है, यानी मध्य पद इक्वल होगा। तो ये क्या है? पहला पद है और मध्य पद तो इक्वल होगा, और ये क्या होगा? तीसरा पद यानी सी होगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 16 गुणे मध्य वाला पद बी होगा। सॉरी, यहाँ पर ये 16 अनुपाते बी, ये बी है, ध्यान में रखिएगा। 16 अनुपाते बी और समानुपाते बी अनुपाते 9 हो जाएगा।
मध्य वाला मान आपका इक्वल है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और मध्य पदों का गुणनफल बराबर किसके होगा, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी बी गुणे बी इक्वल टू 16 गुणे 9। बी गुणे बी रहेगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 16 गुणे 9 हुआ। अब ये वर्ग हटा देंगे तो इधर वर्गमूल लगेगा, 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 4 3 12, अतः बी का मान कितना हुआ, 12 हो गया, है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखें, यहाँ पर यहाँ हम कहें 18 और 50, 18 और 50 का मध्यानुपात क्या होगा। तो 18 और 50 का मध्यानुपात पूछा है, यानी 18 एक संख्या, ये पहला पद है, दूसरा ये एक पद 18, 50 दूसरा पद है, और ये क्या है, मध्यानुपात पूछ रहा है, यानी तीसरा पद पूछ रहा है, यानी कुल तीने पद हैं। और जब तीने पद होते हैं तो मध्य वाला पद क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा पहला पद और ये हो जाएगा तीसरा पद और ये हो जाएगा मध्य पद पूछ रहा है, तो मध्य वाला मान इक्वल होता है। ये होगा 18 अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। मध्य पदों का गुणनफल यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 18 गुणे 50 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट यहाँ लगेगा, और 18 को हम तोड़ें तो 9 गुणे 2 कहलाएगा, और 50 को तोड़ें तो 2 गुणे 25 कहलाएगा, है ना। अब हमने 18 को तोड़कर 9 गुणे 2 कर लिया और 50 को तोड़कर 2 गुणे 25 कर लिया। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5, और इन दोनों का मतलब जोड़ा बन रहा है तो ये 2 भी रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 2 गुणे 5, 3 दूना 6, 6 पच्चे 30, यानी b का मान कितना आएगा, यानी मध्यानुपात जो आएगा वो क्या आएगा, 30 आएगा। तो दोस्तों हमारा आज समानुपात और सततता अनुपात ये दोनों टॉपिक ख़त्म हो गए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिए। और हाँ, इतना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप लोग अगर वीडियो पर आते हैं तो उसको पूरा देखा करिए और आप अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा किया करिए, है ना। अगर लाइक का बटन आपको वहाँ दिखता है, लाइक कर दिया करिए वीडियो को, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।